गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर हम परसेंटेज की 5वीं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 5वीं क्लास मतलब अंतिम क्लास होगी परसेंटेज की, लेकिन इस पूरे चैप्टर में हमने लगभग 80 से कुछ प्लस प्रश्नों को करना है और अब तक शायद 66 क्वेश्चंस हो चुके हैं और अगला जो प्रश्न है हमें 67, हाँ बिल्कुल ठीक है, 66 प्रश्नों को हमने किया है। और पिछली जो क्लास थी उस क्लास में भी हमने सभी आए हुए प्रश्नों को पढ़ा था और यहाँ पर अब जो क्लास आपके सामने है इसमें आप सभी आए हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे जो 2015 से अब तक आए हुए प्रश्न हैं। उन्हीं में से जिन प्रश्नों को लेना चाहिए था हमने लिया है और जो बहुत ज़्यादा सिंपल प्रश्न थे उनको छोड़ दिया गया है। आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। जब भी वीडियो मिले, जब भी क्लास लगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, हम यहाँ पर जो भी प्रश्न पढ़ेंगे, अब तक अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं ली हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियोस ले रखी हैं, सभी क्लास आपने ली हैं, सभी वीडियोस देखी हुई हैं, तो आप एक चीज़ फील करेंगे, एक बात यहाँ पर महसूस करेंगे कि शुरुआत की जो 3 क्लासेस थी उन क्लासेस में जितना बेस हमने इस पूरे चैप्टर का बताया था, हर टाइप का प्रश्न था। अब आप देख रहे होंगे कि पिछली क्लास में भी जितने आए हुए प्रश्न थे वो सब उसी लेवल के थे जो हमने पिछली 3 क्लासेस में पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो यहां पर भी आप ये चीज फील करेंगे कि इस क्लास में जितने भी प्रश्न हैं और ये सब के सब प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि आपने पढ़े होंगे, लगभग वही लेवल होगा जो हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं और इस सवाल को समझते हैं कि किसी वस्तु के कर में 10% की कमी, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसका उपभोग 8% बढ़ गया। ठीक है, इसमें प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई। देखिए, इन सवालों को आप थोड़ा सा, क्योंकि आए हुए प्रश्न हैं, हमें यह समझना है कि एग्जामिनर कैसे प्रश्न रख रहा है और आप ये फील करेंगे कि एग्जामिनर आपको 90% या कम से कम 85-80% में कह सकता हूं ऐसे प्रश्न देता है जिनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आसानी से। ठीक है, देखिए समझते हैं। किसी कर में 10% की कमी, मान लीजिए 100 रुपया था, 10% की कमी हो गई, कितना रह गया? 90 रह गया, 90 रह गया। फिर ये कह रहा है उसका उपभोग 8% बढ़ जाता है। अब 90 था, 8% बढ़ा दिया, तो जो प्यारे बच्चे गलती करेंगे 98 करेंगे ना, 90 में 8 जोड़ के 98, समझ लो वो गलती कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करें, गलती करें तो बड़ी सी करें जिसमें पछताना अच्छा लगे। तो देखिए 90 का 8%, 9×8 = 72। 90 का 8% कितना हुआ? 9×8 = 72 हुआ। 72 मतलब 7.2, यानी कि 90 में जब 7.2 जोड़ेंगे तो 97.2 हो जाएगा। अब सोचिए कि 100 रुपए की कोई वस्तु थी या 100 रुपया था, टैक्स 100 रुपया था, अब टैक्स कितना रह गया? 97.2 रह गया। तो कमी कितनी आ गई? 2.8% की कमी आ गई। एकदम सिंपल सा प्रश्न था, कर लिया। दूसरा, हम अगर इसी को लिख के करें, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो मेरे साथ, जो मैंने लैंग्वेज बोली थी, हो सकता है उसके साथ नहीं चल पाए हों। तो देखिए, मान लीजिए 100 रुपये टैक्स था और क्या हुआ? 90% रह गया, 10% की कमी हो गई, फिर 8% बढ़ा दिया गया तो 108 हो गया। 100 से 100 काटा, 0 से 0 काटा और इन दोनों का गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा? यहाँ से बटे में 1 0 चल रहा, क्या चल रहा है? 1 0 चल रहा है। हाँ, इतना आएगा क्योंकि ये 0 कट चुका है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आएगा 97.2। ठीक है, तो 100 रुपया था, 97.2 रह गया, कमी कितनी आ गई? 2.8% की। परेशान नहीं होना है, हमने एक फॉर्मूला आपको और बताया था, ये भी बताया था ना। कब लगाना था? ये तब लगाना था जब किसी एक वस्तु में, किसी एक रेट में दो तरीके से बदलाव आ रहे हो। यहां पर क्या हो रहा है? कर को पहले कमी भी की जा रही है लेकिन उसका उपभोग बढ़ाया भी जा रहा है, तो 2 तरीके से इफेक्ट आ रहा है। क्या करना है? कमी करी जा रही है 10%, बढ़ाया जा रहा है 8%, तो -10 × 8 बटे 100। 1 0 से 0 हटा दीजिए। यहां देखिए कितना बचेगा? ये -2 और यहां -0.8, कितना बचेगा? 8/10 यानी 0.8, तो -2 -0.8 बराबर क्या हो जाएगा? -2.8। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे करिए या फिर इस तरह से करिए। मैंने कहा था ना कि वो जो फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले जो बताए थे, उनमें से सवाल जरूर आएगा और देखिए आप लगातार आपको उन फॉर्मूले से सवाल मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर।
दो दो तरीके से समझ लिया, उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा। तीन तीन तरीके से समझ लिया, बल्कि एक बार हमने डायरेक्ट समझा था, दोबारा दो तरीके से लिख के भी समझ लिया। अगला एक सवाल है हमारे सामने, 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1 2 3 है। एक कोई छात्र है, 3 विषय हैं, इनमें 1 2 3 का अनुपात है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला लिया। क्या फैसला रखा कि हम हर विषय के लिए 5% का ग्रेस दे देंगे। तो छात्र के नए अनुपात का पता लगाइए। इसमें भी 5% बढ़ाना है, यहां भी 5% बढ़ाना है और यहां भी 5% बढ़ाना है। अगर तीनों संख्याओं में अनुपात में 5-5% बढ़ाना है तो हर संख्या 105% हो जाएगी, और जो 105% से आप गुणा करेंगे वो आपस में कट भी जाएगा और आंसर क्या बचेगा? 1 2 3। कहां आया है जरा देखना, एनटीपीसी 2016 में आया है। ऐसा लग रहा है मजाक कर दिया, एकदम मजाक कर दिया, लेकिन अब बहुत से बच्चे बेचारे इसमें भी गलती करके आए होंगे। यूपी SSS अमीन के एग्जाम में 2016 में एक अमीन की भर्ती भी हुई थी, आप लोगों को ध्यान होगा। तो अमीन की जो भर्ती थी, उस भर्ती में देखिए कितना तगड़ा सवाल पूछ लिया। गोपिका 4 सेंटीमीटर रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नाप लेती है। नापना चाहिए था 4 सेंटीमीटर, लेकिन थोड़ी गलती कर दी उसने क्या किया, 4.1 नाप लिया उसको। तो बताइए कि कितनी परसेंट गलती कर दी? गलती कितनी कर दी भाई? 0.1 की गलती कर दी। नापना क्या था? 4 × 100। दशमलव हटाइए, एक 0 हटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 से इसको काटेंगे तो 2.5, ये आ गया भाई। 2.5% की गलती कर दी उस बच्चे ने। कितना साधारण सा प्रश्न है। और कहां आया था? देखिए, आया हुआ प्रश्न है। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूं कि आया हुआ प्रश्न है। अगला फिर से देखिए, फिर से अमीन के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, देख लेते हैं कितना बड़ा है। फतेहपुर और बांधा का साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 52 और 46 है। दोनों जनपदों का सम्मिलित बता दीजिए कितना रहा होगा। इन दोनों के बीच में तो रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 तो करोगे, दोनों को जोड़ना है, डिवाइड बाई 2 करना है। आप ये मत सोचो कि 2016 में तो बहुत सिंपल पेपर आया था। ऐसा होता है जब एग्जाम में बैठे होते हैं ना, तो ऐसे ही प्रश्न भी गलत भी हो जाते हैं। जब प्रैक्टिस आप अच्छे से नहीं करते हो, थोड़ा सा हौच पौच हो जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन पेपर हमेशा से ही ऐसे पूछे जाते हैं और अभी भी ऐसे पेपर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा अप डाउन तो चलता ही रहता है। सारे वही प्रश्न है, मैंने यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं छोड़ा। मैंने आपको बताया इस चैप्टर का मैंने वही प्रश्न छोड़ा है जो बहुत ज्यादा सिंपल था। मुझे लगा इसको रखना बेकार है, हर बच्चा एक नजर में कर लेगा, बस ऐसे प्रश्न को मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, क्लास बहुत लंबी ना हो इसके लिए। देखिए, यूपी SSS वीडियो 2016 में रीजनिंग में आया हुआ एक सवाल है ये, ठीक है। रीजनिंग में आया हुआ है क्योंकि नहीं ठीक है, वीडियो 2016 में भी मैथमेटिक्स आई थी। एक ग्राम पंचायत अधिकारी हुआ था, एक ग्राम विकास अधिकारी हुआ था। तो ग्राम विकास अधिकारी के पेपर का है ये, उसमें मैथमेटिक्स थी। देखते हैं क्या है ये सवाल। और देखिए, इस तरह का पैटर्न भी हमने पिछले चैप्टर्स में भी कर रखा है। पिछले चैप्टर्स में हमने किया है, इसी चैप्टर में भी करा है, और इससे पहले वाले चैप्टर्स जो थे उनमें भी हमने ये पैटर्न कर रखा है। कुछ भी नया नहीं आने वाला। ये समझ लीजिए, जो भी आप यहाँ पढ़ेंगे हर कुछ वहीं से आएगा। व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं। एक बात तो हमें समझ आती है कि अगर 70% पुरुष हैं तो महिलाएं जरूर वहां पर 30% रही होंगी। ये बात तो बहुत आसानी से समझ आती है। और कह रहा है, और 30% व्यक्ति विवाहित हैं। यानी अगर ये 100 लोग हैं तो इनमें से विवाहित लोग कितने हैं? 30 लोग। 30% विवाहित हैं, मतलब 30 बंदे यहां पर विवाहित हैं। आगे कह रहा है, यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित हो, 70 का 2/7 निकालेंगे, क्या आएगा? 20 लोग हो गए विवाहित, जबकि टोटल कितने विवाहित हैं? 30। भाई टोटल कितने लोग विवाहित हैं इन 100 में से? 30। जबकि पुरुष कितने विवाहित हैं? 20। इसका मतलब 10 महिलाएं भी विवाहित होंगी, तभी तो ये 30 बनेगा। 20 + 10 = 30। 10 महिलाएं विवाहित होंगी। पूछा जा रहा है, बताइए महिलाओं का कौन सा हिस्सा अविवाहित होगा? टोटल 30 हैं, 20 लोग अविवाहित होंगे। टोटल 30 में से 20 महिलाएं अविवाहित होंगी, तो 2/3 हिस्सा ऐसा रहेगा जो अविवाहित होगा। बताइए कौन सा बड़ा काम है इस सवाल में?
कोई ऐसी बात हो जो समझ में नहीं आई हो, कोई ऐसी चीज हो यहां पर जो बहुत अलग टाइप की कुछ पूछ ली हो, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा था। पुरुष 70% थे, महिलाएं 30% थीं। पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित था, जबकि टोटल का 30% विवाहित था। टोटल 100 हमने माना, उसका 30% 30 हुआ। 30 में से 20 पुरुष थे तो 10 महिलाएं भी रही होंगी। अब कह रहा है बताइए महिलाओं का कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग ऐसा रहा जो अविवाहित है। प्रतिशत नहीं पूछा, अविवाहित है ऐसा भाग बताइए। तो टोटल है 30 में से 10 विवाहित हैं, 20 अविवाहित होंगे। कितने में से? 30 में से। तो 20 में से 30 यानी 2/3। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या आता है। सवाल जो भी आएगा लेकिन दिल खुश हो जाएगा, ये समझ लीजिए। हर प्रश्न ऐसा दिया हुआ है, यूपी SSC वीडियो 2016 में ही आया हुआ है ये भी प्रश्न। एक परीक्षा में ये देखो सिंपल सा प्रश्न है, और ये मैं आपको यकीनन सही बोल रहा हूं कि इस तरह के 2 प्रश्न मैंने हटा दिए थे, बहुत ही सिंपल से। मतलब मैंने ये आए हुए प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं, 2 प्रश्न मैंने इस तरह के हटा दिए थे। मैंने कहा एक ही प्रश्न दिखा देता हूं कि ये वाला देखिए आया हुआ है। 2 प्रश्न इसके मैंने हटा दिए, इतने ही सिंपल से प्रश्न थे वो भी, बल्कि इससे और ज्यादा सिंपल से थे, ये समझ लो। लगातार आया हुआ प्रश्न। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए, 70% पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हो गए, 60% दूसरे वाले पेपर में उत्तीर्ण हो गए, जबकि 15% दोनों में फेल हो गए। हम 15% फेल लगाएंगे ही नहीं, ये वाले पास ये वाले पास। तो 15% अगर फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? क्या लगाना है? तीनों कंडीशन में या तो फेल लगाओ या तीनों में पास लगाओ, बस यही काम करना है। तो देखिए 70-60 कितना हुआ? 130। 130 से आपका ये गया 85, तो बचेगा 15-30 यानी कि 45। ठीक है ना, 70-60 130 30-15, ठीक है, 45% लोग हो गए पास, क्योंकि हमने सारे पास पास वाली कंडीशन लगाई है ना यहाँ पर। तो 45% पास हुए। लेकिन वो क्या कह रहा है, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपर में पास हुए थे। तो 45% बराबर क्या हो जाएगा? 270, क्योंकि दोनों विषय में पास होने वाले कौन थे? जो पेपर में, दोनों पेपर में, फर्स्ट और सेकंड में 45%। और वो कह रहा है कि दोनों में पास होने वाले लोग 270 थे। तो 45% बराबर 270, तो 100% बराबर। देखिए ये इसका कितना गुना है? 6 गुना है। तो यहां पर भी 600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या 270/45 गुणा 100 कर लो तो भी आंसर 600 ही आएगा। तो यहां पर आपने देखा इस तरह के हमने 3 प्रश्न किए थे, मुझे अच्छे से याद है। इसकी जो पिछली क्लासेस रही हैं इस चैप्टर की, उसमें हमने यहां से 3 प्रश्न ऐसे पहले भी किए हैं, लेकिन उसी के जैसा प्रश्न आपको यहां पर मिला जो कि आया हुआ प्रश्न था। SSC CGL 2017, CGL का तो काफी बड़ा नाम होता है। देखते हैं क्या है इसमें। जब एक संख्या को 120 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 130% हो जाती है। CGL है, कुछ तो चेंज होगा, कुछ तो खास जरूर होगा। जब एक संख्या को 120 से बढ़ाया जाता है, मतलब 120 बढ़ाया जाता है, तो यह स्वयं की 130% हो जाती है। क्या करें? 130% बराबर 120 लगा दें। क्या करना है? कोई बताएगा यहां पर? सिर्फ 30% बराबर 120। स्वयं की 130 हो जाती है, यानी कि 30% तो बढ़ जाती है। कोई संख्या स्वयं की 130% हो जाती है, 130% थोड़ी बढ़ रहा है। कोई संख्या स्वयं की 130 पर, देखिए लैंग्वेज है, थोड़ा सा लैंग्वेज में बदला है। SSC CGL है, असर दिखा रहा है। यह संख्या जो है स्वयं की 130% बन जाती है। ऐसा नहीं कह रहा है कि 130% वृद्धि हो जाती, तब तो हम 230 लगा देते हैं। उसने कहा वह संख्या स्वयं की 130% हो जाती है, यानी पहले तो 100% रही होगी, 30% तो बड़ा होगा। 30% बराबर इतना, ये कितना है इसका? 4 गुना। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 400। ये लो, बात समझनी थी। अगर ये 30% बराबर ये समझ में आ गया तो आंसर में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप इसमें 230 130% बराबर रखते तो आंसर नहीं मिलता, ढूंढते रह जाते हैं, इसमें आंसर ही नहीं मिलता। अगला सवाल देखिए, फिर से CGL 2017 का प्रश्न है आपके सामने। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% दान करता है और शेष अपने परिवार को देने की वसीयत बनाता है। 25% दान करेगा तो 75% वो कहां देगा? अपने परिवार में देगा।
उसने सीधा बोला है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% दान करता है और शेष को अपने परिवार में देने के लिए वसीयत बना देता है, यानी कि 75% की वसीयत उसने अपने घर में देने के लिए बना दी। आगे क्या कह रहा है, दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत परिवार को मिलता है। तो दान में दी गई संपत्ति है 25, इसका कितना प्रतिशत, देखिए उसे परिवार में कितना मिला 75, परिवार में कितना मिला 75। ये जो 75 परिवार में मिला है ये दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत है, तो किसका 25 का कितना प्रतिशत है 75, क्या करेंगे गुणा 100 करेंगे, 25 तिया 75, 300%। ठीक है, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, मैक्सिमम जो चीजें होती है ना प्राय क्या होता है छोटी संख्या ऊपर आती है बड़ी नीचे आती है, कुछ ऐसा अजीबोगरीब करके आंसर 33.33 लगा देते। ऐसी गलतियां सब लोग करते हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने थोड़ा गैप भी नहीं लिया, सवाल समझाया, सीधा मैंने स्टार्ट कर दिया, आप लोगों को लगा होगा हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, लेकिन जब खुद करोगे ना तो ऐसी गलतियां आप करोगे, आंसर को 33.33 बहुत सारे लोग करोगे, ऐसी गलती करते हैं। वही चीज हमें नहीं करनी है, ये इन गलतियों से बचना है। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। और देखिए एक अगला प्रश्न मिला, ये प्रश्न कई लोगों ने बुक्स में देखा होगा, एक इसी टाइप का प्रश्न हुआ करता था, मैं बताऊंगा आगे चल के, इसी सवाल में डिस्कस करूंगा। एक प्रश्न होता था और उस प्रश्न को चेंज करके किस तरह से देखिए सीजीएल में रखा गया। देखते हैं यहां पर एक प्रश्न होता था, मैं बता देता हूं, चलिए। भूगोल से 9 अंक अधिक, ठीक है, भूगोल से 9 अधिक यानी कि 51। चलिए पहले कर लेते हैं इसको, तभी निकल के आएगा, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह का प्रश्न हमें मिलता है जो रखा हुआ होता है हमारी बुक्स में है। मैं नाम भी बता दूंगा कौन सी बुक में मिलेगा। प्रिया को, ये लेकिन उसी सवाल को थोड़ा चेंज करके दे दिया। प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले। तो देखिए 2 तरीके से हम इस सवाल को समझ सकते हैं, बल्कि 3 तरीके से भी समझ सकते थे। पहले एक मेथड हम स्टार्ट करते हैं, भूगोल से 9 अधिक। तो देखिए भूगोल में हमने मान लिया, भूगोल में हमने क्या माना कि भूगोल में उसके x थे, तो फिर इतिहास में कितने होंगे। प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले, तो भूगोल में कितने मान ले हमने x, तो इसका मतलब 9 अंक अधिक मिले उसे इतिहास में, यानी x+9। ठीक है, और कह रहा है उसके जो इतिहास के अंक हैं x+9, उसके जो इतिहास के अंक है ना x+9, ये अंक कितने हैं, इतिहास के जो अंक हैं उसके इतिहास और भूगोल के अंकों के योग का 56% है। तो इन दोनों का योग कितना हुआ 2x+9, इन दोनों का टोटल कितना हुआ 2x+9, और इसका 56% बराबर है उसके इतिहास के अंक। किसके अंक हैं, इतिहास के अंक हैं। तो कह रहा है बताइए कि यहां से उसको भूगोल में कितने अंक मिले, और भूगोल हमने x माना हुआ है, सीधा सीधा आंसर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको काट लीजिए, कुछ कट जाएगा। 4 से काटते हैं तो यहाँ 25 आएगा, 4 से काटने पर यहाँ 14 आ जाएगा, 14 चौका 56। ठीक है, 14 दूनी 28x प्लस 14 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 126 हो जाएगा, बराबर 25x प्लस 25 निम्मा कितना हो जाएगा 225। देखिए समझिएगा, सवाल भले ही आपको अजीब सा लग रहा होगा, दूसरा मेथड भी मैं बताऊंगा इसका। 25x को इधर लाएंगे 3x बचेगा, ये 126 दूसरी साइड जाएगा तो कितना आएगा 99। 3 से इसको काटा हमने, कितना बचेगा 33। आंसर हमें ये मिला। ठीक है, अब हम इसी को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, इसी सवाल को, या फिर जो सवाल मैंने कहा कि ये किताब में रखा हुआ है, ल्यूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स जो है ल्यूसेंट की बुक है, उस किताब में ये सवाल रखा हुआ मिलेगा आपको। वहां पर क्या है, इतिहास, वो उसने पूछा हुआ है कि भूगोल तथा इतिहास के अंक बताइए, तो इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दोनों दे रखे हैं, दोनों के जवाब दिए हुए हैं एक ही ऑप्शन में। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अधिक, ठीक है, भूगोल से 9 अधिक मिल गया इतिहास में। फिर कहा है दोनों के योगफल का 56%, दोनों का योगफल कितना हुआ 75। देखिए दोनों का योगफल 75, 75 का 56% निकालेंगे, 3 4, 4 से काटा 14, 14 तिया 42। क्या बोला उसने कि दोनों के योगफल का जो 56% है वो अकेला उसको किस में मिला, इतिहास में मिला।
क्लियर हो गया, आंसर से चेक कर सकते हैं। तो यही प्रश्न वहां रखा हुआ है, बहुत पहले से रखा हुआ है, मतलब ये 2013-14 की अगर किताब रखी हो उसमें भी आपको ये सवाल मिल जाएगा, लेकिन उसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करके सीजीएल में उठा लिया गया। सीजीएल में उसी बुक को थोड़ा सा चेंज करके उस सवाल को थोड़ा सा बदल के उठा लिया गया। तो इस सवाल को हम अगर इस तरीके से नहीं भी करेंगे तो हम क्या कर सकते थे, हम ये कर सकते थे ना, उसने क्या बोला, भूगोल के अंक बताइए, और भूगोल से इतिहास के 9 अधिक हैं, तो यहां पर अगर 42 से 9 अधिक हुआ तो कितना हो जाएगा 51, 65 से 9 अधिक हुआ तो 74, 53 से 9 अधिक हुआ तो 62, 33 से 9 अधिक हुआ तो 42। जैसे हम करते थे ना आयु संबंधी में, पिताजी की उम्र ये है तो बेटे की उम्र निकाल लिया करते थे, यहां भी हमने भूगोल के दे रखे हैं तो इतिहास के निकाल लिए 9 जोड़ के। अब देख लो इन दोनों का योग करके 56% निकाल के देख लो, अगर 51 आ जाए तो ये आंसर सही है, इन दोनों का योग करके निकाल लो तो ये आंसर सही है। लेकिन अभी हमने चेक कर लिया, इन दोनों का योग करें 75 आएगा, 75 का 56% निकालेंगे, बराबर किसके आ जाएगा, इतिहास के अंक 42 के बराबर आ जाएगा। तो ये तरीका भी ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, हालांकि इसका प्रोसेस ये है, प्रोसेस से भी करेंगे तो भी ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको, और देखिए अगला प्रश्न क्या है यहां पर, यूपीएसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न है, यदि एक संख्या के 60% को, ऐसा सवाल हमने आपको पिछली क्लास में भी दिया था, पिछली क्लास में ध्यान करिए, और इसको हम ओरल करेंगे क्योंकि पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए तो संख्या जो, तो परिणाम जो आता है वो ही संख्या है, मतलब किसी संख्या के 60% को अगर 120 में जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, वही संख्या मिल जाती है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर 60, वो संख्या में शायद हमने कोई 80 या कुछ और लिया था, शायद 75 या कुछ था, लेकिन यहां पर ये आया हुआ सवाल है, वो प्रैक्टिस के लिए था। तो 60% को 120 में जोड़ते हैं, हमें ये पता है कि अगर 60% है और इस संख्या को पूरा प्राप्त करना है ना, पूरा, तो अभी हमें 40% जोड़ना पड़ेगा, तभी तो संख्या पूरी होगी। यानी कि 40% बराबर हो जाएगा 120, 40% बराबर क्या हो जाएगा 120, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 300, 100% क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा सा सवाल था ये भी, 2017 यूपीएसआई में आया हुआ है। इसको हम दूसरे तरीके से भी देखिए, अभी मैंने क्या लिखा है यहां पर 30%, 30 नहीं 40 था, 40% बराबर 120 लिखा था, 100% बराबर हमने यहाँ 300 लिख दिया था क्योंकि इसका 3 गुना था। अगर हम इस चीज़ को ना भी सोचें तो कैसे कर सकते थे, किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ दें तो वही संख्या मिल जाती है, ये कर सकते थे। 120 यहीं पे रहने दो, x माइनस ये 3/5 हो गया, 3/5 को उधर ले चलो, यानी कि 3x/5, तो 5 एकम 5, 5 से 3 गया तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x/5। अब 2 से इसको काटा 60 और 6 पंजे 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा 300। जैसे चाहे कर सकते हो। यूपीएसआई का है, अभी पिछला वाला जो यूपीएसआई हुआ था उसी का है। अब देखिए यूपीएसआई 2017 का ही एक और प्रश्न है यहाँ पर, एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 90% लोगों को, ये सवाल अच्छा है, बढ़िया सवाल है। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 90% लोगों को क्रिकेट पसंद है। देखिए जो लोग अभी तक इस सवाल को शुरुआत में पढ़ रहे हैं ना, सुन रहे हैं मेरे साथ, वो लोग सोच तो कुछ और रहे होंगे कि ये सवाल कैसा बनने वाला है, लेकिन बनेगा कुछ और। देखिए ध्यान से समझिए, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 90% लोगों को क्रिकेट पसंद है और 80% लोगों को हॉकी पसंद है, 75% लोगों को फुटबॉल पसंद है, 70% लोगों को स्क्वैश पसंद है, कम से कम कितने प्रतिशत लोगों को सभी खेल पसंद है। अब तक हम जो सवाल करते थे वो क्या करते थे, एक फुटबॉल हो गया, एक हॉकी हो गया, एक क्रिकेट हो गया, लेकिन यहां तो 4-4 आ गए, कुछ और भी आ गया है भाई, इस तरह से 4-4 आ गए। फिर पिछले सवाल में जो हम समझ रहे थे ना अब तक, क्या होता था, यहां पर भी कुछ लिखते थे, फिर इन दोनों में कॉमन लिखते थे यहां पर, लेकिन ये सवाल वो वाला नहीं है, ये सवाल बिल्कुल अलग है। आप पढ़ के देख लो एक बार, 4 अलग अलग खेलों की बात की गई है कि एक खेल ऐसा है जिसमें 90% लोग इंटरेस्ट रखते हैं, अगले खेल में 80%, अगले खेल में 75%, अगले खेल में 70%।
तो टोटल यहां से पूछा जा रहा है कम से कम कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो सभी खेलों को पसंद करते हैं, और इन सबका परसेंटेज जोड़े किससे घटाएं, कोई मतलब यहां पे समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, इसका भी एक मेथड और बहुत सिंपल सा है। एक बात बता दो, 90% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, इसका मतलब 10% लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद नहीं करते। 80% लोग हॉकी पसंद करते हैं, तो 20% लोग ऐसे हुए जो हॉकी को पसंद नहीं करते। 75% लोग अगर फुटबॉल पसंद करते हैं तो 25% लोग फुटबॉल को पसंद नहीं करते, और 70% लोग अगर स्क्वैश पसंद करते हैं तो 30% लोग ऐसे रहे होंगे जो स्क्वैश को पसंद नहीं करते होंगे। जरा देख लेते हैं, कुछ भी पसंद मतलब कुछ ना कुछ ऐसा एक गेम जिसको पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या क्या है, तो 10, 20, 30, 30, 30 हो जाएगा, 60, 60, और ये देखिए 85% लोग ऐसे हो गए। इसका मतलब टोटल में से 85% लोग इस तरह के हम माइनस कर दें तो 15% कुछ ऐसे लोग निकल आएंगे जो सबके सब खेलों को पसंद करते होंगे, हर खेल को पसंद करते होंगे। बिल्कुल नया मिला होगा, पक्की बात बता रहा हूं, ऐसा प्रश्न पहले किसी ने नहीं करा होगा, और या उसने कर रखा होगा जिसने 2017 वाले यूपीएसआई में एग्जाम दिया होगा या उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा होगा, उस बच्चे ने करा होगा, बाकी के लोगों ने इस तरह के प्रश्न को नहीं करा होगा। ठीक है, एक बढ़िया प्रश्न था। नए नए प्रश्नों को थोड़ा करिए, नई बुक्स को पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो समय बदल रहा है, जिस तरह के प्रश्नों को बदल के रखा जा रहा है, वो चीज़ें आपको नए प्रश्न पढ़ने से ही पता चलेंगी। एनटीपीसी 2017 का एक और प्रश्न आया, 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। एक बात तो हमें तुरंत समझ में आती है, लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। टोटल कितने हैं, देखिए लड़कियों से दुगनी, ये एक हिस्सा तो ये दो हिस्सा, टोटल कितने हैं 135। 135 को 2 और 1 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो क्या आएगा 45, यानी 45 लड़कियां हैं तो 90 लड़के होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। 135 को हमने क्या किया, एक हिस्सा लड़की थी तो 2 हिस्से लड़के थे। उसने बोला है ना कि लड़कियों की संख्या से दुगने हैं लड़के, तो एक हिस्सा ये, 2 हिस्सा ये, टोटल हो गया 3 हिस्सा। 3 हिस्सों में हमने टोटल को डिवाइड कर लिया, तो एक हिस्सा हुआ 45, यानी ये 45 हो गए, तो ये वाले 45 दूनी 90 हो जाएंगे। हर एक को बात समझ में आ गई होगी इतनी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां फेल हो जाते हैं। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में पास हुए थे। एक काम करते हैं, 90% में 90 लड़कों में से 1/6 लड़के फेल हो गए। अगर 1/6, देखिए 90 का 1/6 कितना हुआ 15, 90 का 1/6 15 हुआ। 15 अगर फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे 75 तो पास हो गए होंगे ना। हम यहां पे लिख लेते हैं पास वाले। और आगे बोला जा रहा है कि 1/3 लड़कियां फेल हो गई। 45 का 1/3 15 हुआ, 15 फेल हो गई तो फिर पास कितनी हुई 30। तो टोटल लड़के और लड़कियां पास कितने हो गए 105। यही तो पूछा जा रहा है कि उन लोगों का परसेंटेज बताइए। अच्छा, लड़के और लड़कियां टोटल थे कितने 135। 135 में से 105 पास हो गए। ये लो आंसर आने वाला है 15 सत्ते और 15 9। ठीक है, यानी कि 700/9। 9 से काट लेते हैं, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, आंसर हो जाएगा 77.78। अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल भी देखिए, ऐसा सवाल कि परीक्षा में उपस्थित थे नहीं थे, विद्यालय में उपस्थित थे, इतना भाग उपस्थित था, इतना भाग उपस्थित नहीं था, ये मान के चलिए ये सवाल आना ही आना है। यूपीएसआई वाले, एसएससी वाले लोग, एनटीपीसी वाले लोग, ये मान के चलिए कि ऐसा सवाल एक आपको जरूर मिलेगा। और देखिए एनटीपीसी का तो थोड़ा अजीबोगरीब रहता है, थोड़ा सा मैटर क्या रहता है मैं बता दूं आपको। कम से कम वो एग्जाम जो होता है ना 30 दिन तो चलेगा ही, 30 दिन, और एक दिन में 3 मीटिंग होंगी, यानी कि 90 सेट बनेंगे। 90 सेट बनेंगे। अब हिसाब लगा लो, किसी के हिस्से में कुछ जाएगा, किसी के हिस्से में कुछ जाएगा। पेपर का कुछ पैटर्न अता पता नहीं, क्योंकि पेपर वाला बनाएगा तो क्या बनाएगा भाई, एक परीक्षा को कंडक्ट करने के लिए 90 सेट बना के तैयार करेगा, और 90 सेट में से पता नहीं आपके हिस्से में कौन सा जाने वाला है। तो यहां पर तो लगवाई चांस है, आपके नसीब से आपको क्या मिला पता नहीं क्या मिलने वाला है। लेकिन कोशिश करिए, देखिए हर तरह की चीजों को पढ़िए तो जो भी मिलेगा बस पढ़ा हुआ आपको मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए यहां पर, किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40%
पहले जरा ये देख लो ये प्रश्न आया कहाँ है। यूपीएससी 2018 में आया हुआ है और जरा प्रश्न का लेवल देख लीजिए क्या है। हर कोई यूपीएसआई और एसएससी छोड़ के यूपीएससी की तैयारी में डट जाएगा इस वाले प्रश्न को देखने के बाद। किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% नंबर चाहिए। मान लीजिए कि उसने 30 अंक तो प्राप्त कर लिए और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 60 नंबर में पास हो रहा था। 40% नंबर चाहिए थे, 30 नंबर ले आया लेकिन 30 से फेल हो गया, इसका मतलब 60 नंबर चाहिए थे। तो 40% बराबर 60, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसका ये 1.5 गुना है, तो यहां पर 100 का 1.5 गुना 150 आंसर हो जाएगा। ये लो, तो क्या करेंगे अब, कई लोगों ने प्लान बना लिया होगा ना कि अब तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। सिंपल सा सवाल आ गया। चलिए अगला देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी सवाल का आप किताबें ढूंढिए। कंप्लीट ल्यूसेंट में देखिए, एसडी यादव में देखिए, आरएस अग्रवाल में देखिए, आपको सवाल मिलेगा, वहां पास एक जीरो कम मिलेगा और आंसर में भी एक ही जीरो कम मिलेगा। ऐसा सवाल मिलेगा, सेम यही सवाल मिलेगा आपको, लेकिन क्या है, एक जीरो बस कम मिलेगा। तो एक जीरो कम है तो यहां पर बस आंसर में भी एक जीरो कम होगा, थ्योरी सेम होगी, कोई अंतर नहीं है थ्योरी में, एक जैसा सवाल है। देख लेते हैं क्या है। एक व्यक्ति अपनी आय का, और देखिए इस सवाल को ना मेरे तरीके से समझिए जैसा मैं बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 कितना होता है, ये 100 के जब हम 3 हिस्से करें ना तो उनमें से 2 हिस्से होते हैं और एक हिस्सा कितना रह जाता है, 33 सही 1/3। ठीक है, जब 100 के 3 हिस्से करें तो क्या बनेंगे, 100/3, 100/3, 100/3, यही तो बनेंगे। तो ये दोनों हो गए, ये होगा 200/3, 200/3 का मतलब 66 सही 2/3। ठीक है, तो ये जब हम किसी भी संख्या के 3 हिस्से कर देते हैं तो उनमें से 2 हिस्से जो हैं वो ये इसके बराबर होते हैं। अब देखिए सवाल में क्या है, और 12,000 प्रति महीना बचा लेता है। जब वो 2 हिस्से खर्च करता है तो एक हिस्सा ही तो बचाता होगा, 2 हिस्से खर्च करता है तो एक हिस्सा बचाता होगा, और एक हिस्सा किसके बराबर है, एक हिस्सा किसके बराबर है, 12,000 के। तो बचाता कितना है, 2 हिस्से, 12,000 का दुगना 24,000। ये सवाल है, आया कहां जरा देखो। अगला सवाल देखिए, एक दो सवाल कुछ और बचा हुआ है, शायद ये आखिरी है या फिर एक और बचा होगा। यूपीएसआई 2018, उसी समय 17-18 में आए हुए हैं ये, जो एक बार एग्जाम कैंसिल हुआ था। अगला है 2018 लिख के दे दिया गया है इस पे। एक आदमी अपनी आय का, अब देखिए आपको एक बात बता दूं, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न आपको रखा मिलना चाहिए, आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में। मैं कोई लेवल यहां पे डिसाइड नहीं कर रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। मतलब पहले उसकी कोई आय रही होगी, उसमें से 75% वो खर्च कर देता है। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि 25% तो बचाता होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, उसकी आय 20% अब बढ़ जाती है, इनकम 20% बढ़ गई, उसने अपना खर्चा भी कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए कितना हुआ। तो ये सवाल है ना जो आपका यहां पर, ये यूपीएसआई 2018 और एक यूपीएसआई 2018, यूपीएसआई 2011 का पेपर जो ऑफलाइन हुआ था उसको आप लोड कर सकते हैं, देख लेना। वहां पर एक आदमी की जगह अरविंद दिया हुआ है, सवाल सेम है, आंसर सेम है। 2011 में यूपीएसआई में आया और 2018 में देखिए आपके सामने यूपीएसआई में रखा हुआ है, आदमी की जगह अरविंद, बस सेम आंसर, कोई अंतर नहीं पूरे सवाल में। करना कैसे है, आय मान लीजिए 100 रुपया है, व्यय और इधर लिख लेते हैं बचत। अगर 100 रुपये कमाई है और खर्चा है 75, तो बचाएगा कितना, 25। इनकम बढ़ गई उसकी 20%, 20% इनकम बढ़ गई तो 120 हो गई। खर्चा बढ़ गया 10%, कई लोग इसे 85 लिखेंगे जैसा कि मैंने अभी लिखा। ध्यान रखना है, ये गलती अगर कर दी सवाल सही नहीं कर पाओगे।
10% बढ़ा ना, खर्चा 75 था, 10% बढ़ेगा तो 75 का 10% 7.5 बढ़ेगा। बस यही चीजें ध्यान रखनी है, तो 82.5 हो जाएगा। अब देखिए इस समय कमाई, पहले कमाई 100 थी, खर्चा 75 था, बचत 25 थी, अब कमाई 120 है, अब खर्चा 82.5 है, तो अब बचत कितनी होगी भाई? इस समय की कमाई से इस समय का खर्चा माइनस करेंगे तो इस समय की बचत आ जाएगी ना 37.5। तो ये कह रहा है पहले तो बचत ये होती थी, अब बचत ये होने लगी, तो बताइए कि बचत में वृद्धि कितनी हो गई? तो बचत में वृद्धि कितनी हुई? 12.5, जबकि पहले वाली बचत थी कितनी? 25 गुणा 100, 12.5 का दूना 25 हुआ, 2 से इसको काट देंगे तो 50। इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया कि यूपीएसआई में ही रिपीट हुआ सवाल है, आदमी की जगह अरविंद किया गया, बाकी कुछ भी अंतर नहीं। 50 आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में आया हुआ है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, 85%, ठीक है। 4 विषय में उसके अंक 79, 81, 88, 94, ये 4 विषय के नंबर हैं। 5वें विषय में उसने कितने अंक अर्जित किए ये बता दो। चलिए 4 विषय के देख लेते हैं कितने नंबर थे उसके। 9 और 1 10, 10 8 18, 4 22, हासिल का 2, 2 7 9 हो गया, 9 और 16 25 और 9 34, 342 नंबर थे उसके 4 विषय में, जबकि 5 विषय में कितने थे? 5 विषय का टोटल परसेंटेज क्या था? 85। तो 85 का अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 425 मिलेगा, यानी 425 नंबर थे उसके 5 विषय में, जबकि 4 विषय में कितने थे? 342। तो 5 विषय के नंबर में से 4 विषय के नंबर घटा लो, कितना आ जाएगा? 83। ये आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल है ना, कुछ ऐसा भी नहीं है इस सवाल में जो एक अटकने वाला हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस एक फ्लो में आप कर सकते हो। एक सिंपल सा साधारण से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया, देखिए एग्जाम जब भी होगा कोई भी, और एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का लेवल, कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका लेवल थोड़ा सा टफ रहता है, अदरवाइज सबका नॉर्मल सा रहता है। कम से कम 80% पोर्शन तो ऐसा जरूर होता है जो कोई भी पढ़ने वाला छात्र इसको कर सकता है। तो अभी तक हमने परसेंटेज वाला जो टॉपिक था इसको कवर किया था, और परसेंटेज मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हम आगे के जो पोर्शन अभी बचे हुए हैं उनकी स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और क्लास अगर अच्छी लगी है तो एक बार लाइक ज़रूर करके जाइए, ठीक है।